सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं, तो चुनावी गतिविधियों से जुड़ी खबरें सबसे पहले। अखिलेश ने करहल से पर्चा दाखिल आज कर दिया। उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बीजेपी से उम्मीदवार हैं। सपा के नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अपना चुनावी पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वे बोले कि अब करहल चुनाव जीतकर सर्टिफिकेट लेने ही आऊंगा। मुझे करहल की जनता पर भरोसा है। उनके खिलाफ बीजेपी ने आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया। पहले योगी मंत्रिमंडल में बघेल रह चुके हैं और लोकसभा चुनाव जीतने के कारण उन्हें मोदी सरकार में जगह मिली। वो पहले मुलायम सिंह यादव के सिक्योरिटी प्रमुख रहे हैं। इसी वजह से करहल का यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को अखिलेश के खिलाफ उतारने की खबरें थीं, लेकिन एसपी सिंह बघेल के नाम पर मोहर लगी है। इटावा के जसवंत नगर सीट से विवेक शाक्य और हमीरपुर सीट से मनोज प्रजापति बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। नामांकन करने से पहले अखिलेश ने भरोसा जताया कि उन्हें चुनाव प्रचार करने आने की जरूरत नहीं है। पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं। और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रदेश की खबरों पर आते हैं। भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास दफ्तर पर होगी। बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी भूमिहीन किसान योजना को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा विधानसभा में आगामी बजट सत्र की तैयारी को लेकर के भी चर्चा होगी। इसके अलावा नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान शहीद ज्योति कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में किसान, मजदूरों और शासकीय कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो मंगल है, बजट सत्र की तैयारी प्रमुख तौर पर चर्चा का विषय रहेगी। इसके अलावा नए रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम को लेकर के भी बातचीत होगी। अमर जवान शहीद ज्योति कार्यक्रम को लेकर के भी कैबिनेट बातचीत कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश और पंजाब के 5 दिन के दौरे से वापस लौटे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने 2 दिन आगरा और 1 दिन मेरठ में प्रचार किया। कहा कि बीजेपी के शासन में महंगाई बढ़ी है, लोगों की आय कम हुई है। 3 फरवरी को राहुल गांधी रायपुर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन किसानों को नगद राशि दी जाएगी। राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की पहली किश्त राहुल गांधी के हाथों से दी जाएगी। सीएम ने कहा कि वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम का निर्माण किया जा रहा है। राहुल जी उसके साथ साथ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी का आज़ादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं रहा। देश की आज़ादी के लिए हमारे नेताओं ने प्राणों की आहुति दी है। शहीद जवानों की स्मृति में अमर जवान ज्योति स्थापित की जा रही। यूपी चुनाव को लेकर सीएम ने कहा, जनता ये देख रही है कि बीजेपी क्या कर रही है। सपा जाति के आधार पर, भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति कर रही। केंद्रीय बजट को लेकर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को क्या क्या चाहिए उसके बारे में हमने वित्त मंत्री के साथ चर्चा में बता दिया। अब देखते हैं मिलता क्या है। 3 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, जिसमें एक तो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की घोषणा की गई थी, उसके पहली किस्त राहुल जी की उपस्थिति में जारी की जाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी का ना आजादी की लड़ाई से उनका कोई सरोकार रहा है,
वो तो अंग्रेजों के मुखबिरी करने के काम करते रहे। देश के एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इन लोगों को बलिदान से कोई लेना देना नहीं। इनका तो एक ही सूत्र है, राम नाम जपना पराया माल अपना। अमर जवान ज्योति यहाँ बन रहा है। जो हमारे जवानों की शहादत हुई है उसके स्मृति में कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी धर्म और जाति के हिसाब से राजनीति कर रही है। कभी वो जिन्ना के लिए आते हैं, कभी सावरकर को लाते हैं। उसे चैन से सोने दीजिए भाई। और इतिहास से आदमी को सबक लेना चाहिए, न कि इतिहास में जीना चाहिए। ये लोग इतिहास के आधार पर आज वोट मांग रहे हैं। अपने कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। बजट के पहले वित्त मंत्री जी ने सारे वित्त मंत्रियों की बैठक की। कुछ राज्यों के वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री लोग भी गए थे, मैं भी उसमें गया था। तो छत्तीसगढ़ को क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैंने वहां विस्तार से बात रख दी, लिखित में भी दे दिया। और जब बोलने का अवसर मिला तब भी मैं अपनी बात वहां रख दी। अब देखना कल ये है कि उसमें से कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। 3 फरवरी को राहुल गांधी के रायपुर आगमन को लेकर सभी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट से सीधे साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे और राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने राहुल गांधी के आगमन से लेकर प्रदर्शनी स्थल और वापस जाने तक का मैप तैयार किया और मुख्य सचिव अमिताभ जैन, ACS सुब्रत साहू, PS आलोक शुक्ला और कमलप्रीत सिंह ने इस बाबत जानकारी दी। सीएम भूपेश ने आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, गुरु रुद्र कुमार, अनिला भेड़िया, प्रेम साय सिंह टेकाम समेत विकास उपाध्याय मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में सत्ता और बीजेपी संगठन प्रमुख दोनों दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश के 5 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में भारतमाला योजना के तहत बाईपास और रिंग रोड निर्माण को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाले अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास के निर्माण के बारे में नितिन गडकरी से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से ग्वालियर चंबल क्षेत्र से गुजरने वाले 404 मीटर लंबे अटल प्रगति पथ के निर्माण को लेकर चर्चा की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा संसद के बजट सत्र में शामिल होने के साथ साथ दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में नया आरक्षण सिस्टम लागू हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण की गाइडलाइन जारी की। सभी विभाग प्रमुखों को सरकारी भर्ती में आरक्षण की नई गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश हैं। दरअसल नई गाइडलाइन में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का जिक्र है। वहीं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण 8 मार्च 2019 से लागू रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को सीधी भर्ती में इसी आधार पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। और अब छात्रों के लिए खबर। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी यानी कल से स्कूल एक बार फिर खुल जाएंगे। पहली से 12वीं तक के सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने स्कूल खोलने का फैसला चिकित्सा एक्सपर्ट के साथ किया है, बातचीत करने के बाद किया है। आवासीय विद्यालय छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। तैयारी पूरी है। कोरोना के हालात को ध्यान में रखते हुए इसकी तारीख थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी तैयारी है, पर क्योंकि थोड़ा समय पढ़ाई प्रभावित हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बहुत समय आगे पीछे करके हम परीक्षाएं करेंगे। ऑफलाइन परीक्षा करेंगे और परीक्षा व्यवस्थित करेंगे। नारायणपुर जिले में गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले पुलिस ने बरंडा के जंगल में नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराने का दावा किया था, जिसके बाद मुठभेड़ को लेकर सवाल उठने लगे। पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस के दावे को खारिज करने के बाद भाजपा
हमले बोल रही है। भाजपा टीम पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ ग्रामीणों के बयान लेकर लौटी और इसी दौरान बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि घटना के दिन मृतक अपने साथियों के साथ शिकार करने जंगल गया था। शिकार करते करते वो पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग रेंज में आ गया और इस दौरान मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में युवक की मौत की आशंका है। आईजी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारे गए कथित नक्सली के परिजनों ने उसके नक्सली संगठन से जुड़े होने से इनकार करते हुए उसे किसान बताया। माननीय उनकी किसी नक्सल संगठन के शामिल होने का भी पुराना कोई घटना इस टाइप का जो रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहा है। अभी तक जांच पड़ताल में ये शिकार करने के लिए जो अन्य साथी लोगों के साथ जंगल जाने की परिस्थिति पाई जा रहा है, इसका प्रकरण का भी प्राथमिक स्टेज में विवेचना है। ये पूरा जो मामला है ये हमारे आदिवासी भाई को उसको जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है और हत्या करने के बाद उसको नक्सली बताने की साजिश इस प्रशासन के माध्यम से किया गया है। किसी भी प्रकार का, चाहे वो इन पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने में अगर ये सरकार अक्षम सिद्ध होगी, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। पुलिस वाले ने मेरे पति को मार दिया और नक्सली बना दिए। टिफिन बम, कुकर बम, वायर और टेबलेट रख दिए। वो सब सुनकर यहाँ पूछताछ करने आए थे। हम लोग लड़ेंगे सर, जो गलत हुआ है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और रायपुर से एक बड़ी खबर, फल कारोबारी का अपहरण करके लूट की गई। लुटेरों ने मारपीट कर 30,000 रुपए लूटे हैं। कारोबारी को जंगल सफारी के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को भिलाई से गिरफ्तार किया है। अपहरण कांड में शामिल 2 और आरोपी फिलहाल फरार बताए जाते हैं। सिविल लाइन थाना में इनका केस दर्ज हो चुका है। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी तहसीन, बताएं इसके बारे में। पूरी जिले की राजधानी रायपुर में ये अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सबसे संवेदनशील माने जाने वाले जो सिविल लाइन इलाका है, जहाँ पे कई मंत्री, कहीं सभी विधायक समेत कंट्रोल रूम भी है और सिविल लाइन थाना भी है, वहाँ पे एक कारोबारी की जो अपहरण और लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे अपहरण कांड और लूट की साजिश में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये सनसनीखेज मामला जो है आपसी प्रतिस्पर्धा, जो कारोबारी प्रतिस्पर्धा है, उसके तहत ये मामला अपहरण हुआ है। और जिस तरीके से जानकारी मिली है कि ये भारत माता चौक के पास एक फल कारोबारी है, मोहम्मद मेहताब, जो फल बेचता है, जिसको सुबह करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार टाटा सफारी तेजी से आई और कार में सवार 4 युवकों ने कारोबारी को उठाकर अपहरण कर फरार हो गए। और जब मौके से पुलिस को सूचना दी गई तो वहाँ मौके पे पहुंची जो पुलिस है उसने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, तो उसमें 4 लोग जो है टाटा सफारी में उसको कारोबारी को डालते हुए दिखे। और उस गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस की कई टीमें बनाई गई और उसमें रायपुर और दुर्ग भिलाई, क्योंकि गाड़ी जो थी वो दुर्ग भिलाई की स्टेशन था, उसके आधार पे टीमें उनको तलाश कर रही थी। लेकिन देर शाम जो है कारोबारी जो मेहताब है उसने अपने भाई नसीम को फोन करके बताया कि वो वहाँ पे टाटा अपना जंगल सफारी के पास में है, वहाँ पे उसको छोड़ दिया गया है। तो वहाँ पे जब पुलिस ने उसको बरामद किया तब पुलिस ने रात की सांस ली और फिर उसको जब लाके पूछताछ की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि एक कारोबारी प्रतिस्पर्धा के तहत जो ये 2 कारोबारी हैं, ये भी कारोबारी हैं जो अपहरण करता है, मोहम्मद अफजाल और मोहम्मद अमजद शेख, इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ जो है ये पूरी साजिश रची है। और जिस तरीके से इसमें दोनों को जब उसके बाद भी जानकारी हुई तो पुलिस की टीम ने भिलाई के चटाई शीट कैंप 2 इलाके से इन दोनों कारोबारी और अपहरणकर्ता जो हैं उनको धर दबोचा। लेकिन इसमें अभी जो 2 आरोपी फरार हैं, जो पंकज सोनी और हनी वासनिक, इनके साथ मिलकर इसने अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि ये जो आरोपी पंकज सोनी और हनी वासनिक जो है ये आदतन अपराधी हैं और इससे पहले भी अपहरण के मामले में जेल जा चुके हैं और 2 दिन पहले ये जेल से छूटे हैं। फिलहाल अभी इन दोनों जो शातिर अपहरणकर्ता हैं इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे 30,000 रुपए जो कारोबारी से लूटे थे वो बरामद कर लिया और कारोबारी को सकुशल बरामद भी कर लिया उसको और उसके परिजनों को सौंप दिया है। और लेकिन ये एक बड़ा सनसनीखेज मामला यहाँ पे सामने आया है। फिलहाल जो सिविल लाइन थाना पुलिस है उसने अपहरण, लूट और साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो सिविल लाइन्स थाने में केस दर्ज था और इस मामले में 2 आरोपी पकड़े गए। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया। दूसरी ओर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के मुताबिक आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रह सकती है। समीक्षा 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ साथ वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक समीक्षा पेश की, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि देश की जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है, जबकि मोदी सरकार के लिए ये टैक्स की कमाई एक बड़ी उपलब्धि है। नजरिए में अंतर है, उन्हें जनता का दर्द नहीं, सिर्फ अपना खजाना दिखता है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा और इसी को देखते हुए कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर अभियान की शुरुआत नोएडा से की। प्रियंका ने नोएडा के सेक्टर 26 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा करने के बाद शुरुआत की। नोएडा सेक्टर 26 क्लब में कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग भी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच मतभेद कम ही नहीं हो रहे हैं। इस बार राज्यपाल के ट्वीट को लेकर ममता गुस्से में है और उन्होंने गवर्नर का अकाउंट ब्लॉक ही कर दिया है। टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार विराट कोहली का कोई रिएक्शन, कोई बयान सामने आया। कोहली ने कहा कि लीडर बनने के लिए जरूरी नहीं कि कप्तान बना जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद विराट ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़कर सबको हैरान किया था। अब विराट एक बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे। और एक बड़ी खबर, कोरबा से कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई हुई। अवैध कोल यार्ड पर स्पेशल टास्क फोर्स का छापा पड़ा है। 30 टन कोयला जब्त हुआ है। मौके से 5 वाहन भी जब्त किए गए। और धीरज दुबे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। जी धीरज, बताएं क्या हुआ है वहां? देखिए, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद लगातार जो कोलकाता जिला प्रशासन और पुलिस की टीम अवैध कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जो कल रात में जो एक तहसीलदार है ना, उन्होंने एक टेजर को जो रोका था, जिसके बाद उसमें कोयला भरा हुआ था। पूछताछ करने को कोई पेपर जमा नहीं कर पाया और उनको पेपर मौके मौजूद नहीं था। इसके बाद में कोयला चोरी की ये कड़ी उनको पिरोते हुए जो टीम है उसने इस बात की कुछ जानकारी दी कि कोयला कहाँ लेके जा रहा था और उसके बाद में उसकी सूचना कलेक्टर को मिली। कलेक्टर ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करते हुए आज सुबह ही नक्की खारी से अवैध कोल यार्ड पे भेजा, जिसके बाद वो वहाँ मौके पे करीब 5 वाहन थे, जिसमें से 2 टिपर जो है रोड थे। यहाँ पे 30 टन कोयला जब्त किया गया है और साथ में जो एक लोडिंग के जैसे भी वहाँ मौके मौजूद थी, उसको जब्त करने की कार्रवाई की गई। ये संयुक्त रूप से कार्रवाई में खनिज विभाग और राजस्व का अमला और पुलिस प्रशासन की टीम शामिल थे। और देर शाम बरमपुर की एक कोयला यार्ड से भी प्रशासन टीम ने छापा मारा। यहाँ भी काफी मात्रा में कोयले का भंडारण किया गया था, जो पूरी तरह से अवैध था। माना जा रहा है कि चोरी का कोयला जाकर के यहाँ खपाया जाता था, इसके बाद वो टेलरों में भर करके अन्य किसी स्थानों पर किया जाता है। तो कलेक्टर रानू साहू ने टीम को स्पेशल निर्देश दिए रखे हुए हैं कि किसी भी तरह से अवैध कोयला और अन्य जो खनिज संपदा का दोहन है वो किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार इस तक कार्रवाई जारी रहेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगातार माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। 30 टन कोयला जब्त हुआ है। कोयला चोरी की घटनाओं के बाद लगातार इन घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर मांग उठती रही। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों निर्देश दिया था, जिसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में IBS 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। शिक्षक पोस्टिंग के नाम पर लेन देन का वायरल ऑडियो के मामले में खबर दिखाने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शिक्षक नंद कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। वायरल ऑडियो पर संज्ञान लेते हुए IG के निर्देश पर SP ने एडिशनल SP को जांच का जिम्मा सौंपा है। साथ ही शिक्षक से पूछताछ की जा रही। शिक्षक पोस्टिंग के नाम पर लेन देन का एक ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में नंद कुमार साहू नाम का शख्स अपने आप को शिक्षक बताते हुए संभाग स्तर पर शहर और मनचाही जगहों पर पोस्टिंग दिलाने के नाम पर 90,000 रुपए के लेन देन की चर्चा करता दिख रहा है।
चलिए आपको एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जो शहर से बेहद करीब है, मगर वो गांव सरकारी दस्तावेजों से गायब है। इसका कोई रिकॉर्ड प्रशासन के पास नहीं है। हैरत की बात तो ये, यहां रहने वाले बच्चों के जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहे और इससे पढ़ाई में दिक्कतें आ रही। क्यों ये नौबत है, देखिए। यह है अंबिकापुर शहर से लगा खैरवार गांव, जिसकी बसाहट बरसों पुरानी है, मगर आज भी ये गांव सरकारी दस्तावेजों में गांव नहीं बल्कि वनग्राम है। यही कारण है कि इसके दस्तावेज न तो ग्रामीणों के पास है और न ही पंचायत के पास और न ही प्रशासन के पास। ऐसे में बरसों से यहाँ रह रहे लोगों की बड़ी समस्या सालों से चली आ रही है। इस गांव के लोगों के पास अपनी जमीन का मालिकाना हक भी नहीं है और न ही इनका कोई रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। जमीन का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होने के चलते सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पढ़ाई कर रहे बच्चों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि बच्चों के जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि वनग्राम से बदलकर राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया भी सालों से चल रही है, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। खैरवार में अभी कहा है कि सेटलमेंट नहीं होने के कारण, राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण यहाँ का हर चीज बंद है। हर चीज यानी एक तो बीवन लेना पड़ता है तो हम लोग पटवारी के पास दौड़ना पड़ता है। नहीं, पहले तो कुछ पहले 2 साल पहले कोई रजिस्ट्री भी हो जाता था। अब जो है राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए जब से वो सर्वे हो रहा है तब से एकदम कोई काम यहाँ राजस्व ग्राम नहीं होने के पहले नहीं हो रहा है। बेच बिक्री खरीद कुछ भी नहीं। घर बनाने के लिए लिए हैं 5 डिसमिल 10 डिसमिल, तो खरीद के रखे हैं तो रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री रुक गया है और जाति निवासी नहीं बनता है यहाँ के। इधर कलेक्टर का भी कहना है कि वनग्राम होने से यहाँ रहने वाले ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। कलेक्टर का कहना है कि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और वनग्राम से राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया भी लगभग 2 से 3 महीनों में पूरी हो जाएगी। ग्राम से राजस्व ग्राम में करने के लिए जो सर्वे का काम है, जो ज्वाइंट सर्वे का काम था, उसका काम पूरा हो गया है। दावा आपत्ति भी हो गया है। नक्शों को मिलान करने का काम चल रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी हम सहारा लेते हैं। और ये अगले 3 महीना में हम लोगों का ये है कि बारिश से पहले, बरसात से पहले जो अगला धान खरीदी का सत्र आएगा उससे पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहरहाल जिस तरह से खैरवार गांव के लोग बरसों से अपनी ही जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए भटक रहे हैं, बच्चे जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में जिम्मेदारों को ये चाहिए कि समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए, जिससे बच्चों को जाति और निवास प्रमाण पत्र मिल सके और ग्रामीणों को अपनी जमीन का मालिकाना हक भी मिल सके। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।